नाइजीरिया में प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके पहले केवल क्वीन एलिजाबेथ ही ऐसी विदेशी शख्स थी जिन्हें यह सम्मान मिला था। G20 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और 17 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया दौरे पर है और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं और जारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोदी साहब निकले हैं, मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं और करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन से तो प्रेसिडेंट शी काउंटर नहीं हुआ अपने 4 साल और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अब हमें कोई बिलीव ही नहीं करता, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। सर अब हम प्रोटोकॉल की बात करें, मोदी साहब को जिस तरह वर्ल्ड के अंदर प्रोटोकॉल मिलता है, सर इंडिया की इतनी ज़्यादा इज्जत, इतना ज़्यादा फेम, इतना उनको जो है हर कंट्री हाथों हाथ ले रही है। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं करता हूँ, आपकी जेब में इस टाइम 10 लाख और मुझे उम्मीद भी हो कि आपसे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा और सामने खड़े हुए सारी पब्लिक से मुझे कुछ ना मिल रहा हो, मैं किसकी तरफ जाऊंगा? आप जाहिर है कि 10 लाख वाला बेहतर ऑप्शन। बात करें नाइजीरिया जाने का क्या वजह, पहले तो ये बताना चाहूंगा भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों पीएम मोदी 3 दिन के लिए 3 देशों के दौरे पर गए हैं और सबसे पहले नाइजीरिया गए हैं। नाइजीरिया में पीएम मोदी को नेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं दुनिया को पता होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते आते हैं तो हमारे देश के लोगों को भी पता नहीं होता वो कब चले गए कब आए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि पीएम मोदी जहाँ भी जाते हैं उन्हें इतना ज़्यादा सम्मान मिला जाता है और हमारे को तो कोई पूछता भी नहीं, पता भी नहीं पड़ती। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो। और अवार्ड मिलेगा द ग्रेट कमांडर ऑर्डर अवार्ड मिलेगा। अब से पहले केवल एक ही विदेशी व्यक्ति को मिला है ये। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नाइजीरिया दौरे पर हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। नाइजीरिया में प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके पहले केवल क्वीन एलिजाबेथ ही ऐसी विदेशी शख्स थी जिन्हें यह सम्मान मिला था। G20 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और 17 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया दौरे पर है। नाइजीरिया में लगभग 60,000 भारतीयों का एक बड़ा समुदाय है जो इसे पश्चिम अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा केंद्र बनाता है। ये भारतीय नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहां करीब 200 भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं जिन्होंने लगभग 27 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। नाइजीरिया भारत से दवाइयां और बाइक आयात करता है। भारत नाइजीरिया से तेल, गैस और उर्वरक आयात करता है। भारत नाइजीरिया नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा और उन्नत चिकित्सा उपचार का एक प्रमुख केंद्र है। भारत नाइजीरिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने नाइजीरिया को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती दर पर लोन भी दिया है और साथ ही कई स्कॉलरशिप भी दी है। भारतीय शिक्षक और डॉक्टर नाइजीरिया में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और इसके अलावा भारतीय रक्षा अधिकारियों ने नाइजीरिया की नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल वॉर कॉलेज की स्थापना भी की है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। नाइजीरिया जाने का क्या वजह, पहले तो ये बताना चाहूंगा भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है नाइजीरिया की? करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है।
उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है, 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हासिल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूं। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, चलें इसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि वीपीएन जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पोर्न देखता है वीपीएन के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पोर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब, तो वीपीएन रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर यह है कि वीपीएन सिस्टम बंद कर दिया गया। गैर शरी लफ्ज का चले बहाना कर देते यार, वीपीएन नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है। इस्लाम को क्यों उसमें डाला है आपने भाई? अच्छा, ये गैर इस्लामी है, वीपीएन गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो इस्लामी? चीमा साहब, इस पे आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर आज वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। अब जरा बैलेंस आपने खुद जरा कंपैरिजन कीजिएगा। मैं आपको, आपके देखने वालों को कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि तेजस, पिनियाका सिस्टम सेलिंग टू आर्मेनिया, फ्रांस एंड अफ्रीकन कंट्रीज, 50,000 डायस्पोरा, 27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया, एंड वेयर यू स्टैंड एट वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। डेस्टिनेशन अब खुद मैं कहता हूं खुद मुतय्यन करेंगे, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। मैं मुझे क्या बताने की जरूरत है? हाँ, युद्ध का टाइम आ चुका है। 24 नवंबर तख्तिया तख्ता, लाशें चाहिए। मेरी तो खैर, मैं तो इनको कहूंगा यार को अस्पताल से लाशें ले आओ, जो पहले लोग मर चुके हैं। जिंदा लोगों को की लाशें क्यों लाना चाहते? को मरिया दी लाशां ला के सट के मोढे ते चुकनी है, रौला ही पाना जे ना। बांग्लादेश चाहते हो ना भाई? मुर्शद ने अपील कर दी थी स्टूडेंट बच्चों को, काश कासम भी आता तो लीड करता, उनकी यूथ मूवमेंट को लीड करता, काश। चले, उन्होंने अपील की है बच्चों से, उन्होंने कहा निकलो, नहीं तो सारी जिंदगी गुलाम रहोगे, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, निकलो बाहर। बच्चों को मुझे बांग्लादेश दिखाओ, बांग्लादेश दिखाओ। उसमें इनका कसूर नहीं है चीमा साहब, कसूर उनका है कि जो इनको लाए थे, जिनकी ये प्रोडक्ट है, कसूर उनका है। इनको ओन करना चाहिए और डिसअसेंबल करना चाहिए। जो इमारत बनाता है मिस्त्री, उसको पता होता है कि डिसअसेंबल किस तरह करनी। तो जो मिस्त्री लगे रहे हैं इसको बनाने के लिए, आज उनको चाहिए कि इसको ओन करें, कहें दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज आवर मिस्टेक, वी क्रिएटेड इट, वी विल डिसअसेंबल इट। अब वो खून मांगता है, किसी के बच्चों का खून मांग रहा है। 24 नवंबर को चीमा साहब स्वाबी के पास सुना है हजारों के हिसाब से वहां पे टेंट लगाए जा रहे हैं। और दूसरी जो मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरी दो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वजीर आजम होता है। यहां पे भी फैमिली मेंबर्स, 2 फैमिली मेंबर खवातीन, हमारी मैडम पीरनी अपने जन्नात के साथ पेशावर पहुंच चुकी हैं, और हलीमा बाजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ये दीज आर द 2 लीडर्स। दूसरे किसी पे उनको एतबार ही नहीं कि ये मैसेज भी कन्वे नहीं कर सकते। सुना है कि वहां पे गए हैं तो सब एमपी एमएनए को बुलाया गया पंजाब से,
उनके सेल फोन बाहर रख लिए कि कोई रिकॉर्डिंग ना कर सके, और बड़े सख्त अल्फाज के अंदर मैडम ने कहा कि तख्त ये तख्त आ जाओ। बल्कि यहां तक कहा गया कि अगर तुम गिरफ्तार भी हुए तो तुम्हें अगली दफा टिकट नहीं देंगे।